तो आज की कहानी में एक आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दुनिया के टॉप 3 माफिया से भिड़ जाता है। इसमें आपको एक्शन की कोई कमी नहीं दिखेगी और मूवी की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक कहानी शुरू होती है ब्राजील से, जहां हम ऑर्थर नाम के इस आदमी को देखते हैं। ऑर्थर एक रेस्टोरेंट में होता है जब उसकी मुलाकात इस लड़की से होती है। लड़की ऑर्थर से कहती है कि मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारी तलाश में हूँ, क्योंकि मेरे बॉस ये चाहते हैं कि तुम उनके कहने पर 3 लोगों का मर्डर करो। दरअसल ऑर्थर पास्ट में कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो सुपारी लेकर लोगों को मारता था, पर उसने ये काम सालों पहले ही छोड़ दिया है। इसलिए जब ये लड़की इसे ऑफर देती है तो ऑर्थर उसे साफ मना कर देता है। अब ऑर्थर से ना सुनकर ये लड़की उसे धमकाने लगती है और कहती है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो पुलिस को बता देगी कि ऑर्थर अभी भी जिंदा है और वो ब्राजील में छुपा है। लेकिन अभी ये लड़की अपनी पूरी बात करती उससे पहले ऑर्थर उसकी एक तस्वीर खींच लेता है और ये देखते ही वो लड़की और उसके गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ऑर्थर एक एक करके सबको मार देता है और बिल्डिंग से कूदकर एक केबल कार पर लटक जाता है। इधर वो लड़की और उसके गुंडे भी केबल कार में आते हैं और ऑर्थर को ढूंढने लगते हैं। अब सभी उसे नीचे ढूंढ रहे थे, पर ऑर्थर तो केबल कार के ऊपर खड़ा था। ये जानकर वो लड़की उस पर फायर करने लगती है, पर ऑर्थर समय रहते केबल कार से कूद जाता है और एक पैराग्लाइडर पर लटक कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद ऑर्थर अपने खुफिया अड्डे पर जाता है, जहां उसने ढेर सारे पैसे, कुछ हथियार और अलग अलग देशों के पासपोर्ट छुपा रखे थे। वहां से वो अपना ब्राजील का पासपोर्ट जला देता है और एक नए पासपोर्ट को लेकर थाईलैंड निकल जाता है। थाईलैंड पहुंचकर उसकी मुलाकात मे से होती है। मे और ऑर्थर एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि ऑर्थर अपने हर मिशन के बाद थाईलैंड आके ही छुपता था। मे एक रिजॉर्ट की मालकिन है और उसका रिजॉर्ट भी शहर से काफी दूर था, इसलिए ये जगह ऑर्थर के छुपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। रात को ऑर्थर उस लड़की के बारे में पता लगाता है। अब थोड़ी देर रिसर्च के बाद उसे पता लगता है कि वो लड़की क्रेन नाम के एक माफिया के लिए काम करती है। इधर ऑर्थर ये डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों तक थाईलैंड में ही छुपा रहेगा, ताकि वह क्रेन और उसके लोगों की नजरों से बचा रहे। एक दिन रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर एक लड़की आती है और वो मे से फर्स्ट एड किट मांगती है। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता है मानो उसे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। जब मे उससे जख्मों के बारे में पूछती है तो वो मे की बात को टालते हुए वहां से निकल जाती है। रात को जब मे बीच पर होती है तो देखती है कि दूर खड़ी एक बोट पर एक आदमी उस लड़की को बुरी तरह से पीट रहा है। वह भागकर ऑर्थर के पास जाती है और उसे उस लड़की को बचाने के लिए कहती है। अब पहले तो ऑर्थर इसके लिए नहीं मानता, पर मे के फोर्स करने पर वो लड़की को बचाने चला जाता है। बोट पर पहुंचकर वो देखता है कि फ्रेंड नाम का एक आदमी उस लड़की को बुरी तरह से पीट रहा था। यहाँ ऑर्थर और फ्रेंड आपस में भिड़ जाते हैं और इस हाथापाई में फ्रेंड की जान चली जाती है। इसके बाद ऑर्थर मे से कहता है कि तुम इस लड़की को किनारे तक ले जाओ, तब तक मैं इस बोट को और लाश को ठिकाने लगा देता हूँ। अब ऑर्थर उस बोट के अंदर जाता है, जहाँ उसे उस लड़की का पासपोर्ट मिलता है। उस लड़की का नाम जीना थॉमसन था और वह एक अमेरिकन सिटीजन थी। यहाँ ऑर्थर को उस लड़की का फोन भी मिलता है, जिसमें ऑर्थर की ही फोटो होती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज तक ऑर्थर जीना से कभी नहीं मिला है और वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। तो ऑर्थर का फोटो जीना के फोन में क्या कर रहा है? ऑर्थर बोट से निकलकर उसे एक धमाके से उड़ा देता है और फौरन जीना के पास आकर उससे उस तस्वीर के बारे में पूछता है, जहां पर खुलासा होता है कि दोनों ही क्रेन के ही आदमी हैं और बोट पर जो लड़ाई हो रही थी वो सिर्फ एक नाटक था, ताकि जीना और ऑर्थर एक दूसरे से मिल सके और यह सब क्रेन का ही प्लान था। ऑर्थर जीना की जान बचाएगा और फिर जीना उसे अपने प्यार में फंसा लेगी। जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे तो क्रेन जीना की किडनैपिंग कर लेगा और उसकी आजादी के बदले में ऑर्थर को क्रेन की सभी बातें माननी होगी। जीना ऑर्थर को बताती है कि क्रेन ने उसे ब्लैकमेल करके ही सब करवाया है। अब जीना बताती है कि वो एक ऑर्फनेज चलाती है, जहाँ पर वो अनाथ बच्चों की देखभाल करती है और क्रेन ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो इस प्लान में शामिल नहीं होगी तो वो उसके सभी बच्चों को मार देगा, और इसलिए जीना को ना चाहते हुए भी क्रेन के इस प्लान में शामिल होना पड़ा। यह सब जानकर ऑर्थर ये डिसाइड करता है कि वो क्रेन को उसी के प्लान में फंसाकर मार देगा। लेकिन वो एक काम कैसे करेगा, यह आपको मूवी की पूरी कहानी सुनकर ही पता लगेगी। अगले दिन ऑर्थर ये देखता है कि क्रेन के कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। यह देखते ही वो जीना के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर टहलने लगता है, ताकि क्रेन के लोगों को लगे कि उनका प्लान काम कर रहा है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और इन दोनों को एहसास ही नहीं होता है कि ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। एक रात ऑर्थर और जीना जब बीच पर होते हैं तब ऑर्थर बताता है कि वो भी एक अनाथ है और बचपन में ही उसे गैंगस्टर ने खरीद लिया था, जो बच्चों को हथियारा बनाने की ट्रेनिंग देता था। इस कैंप में ऑर्थर के साथ साथ क्रेन भी मौजूद था और उन दोनों ने ये प्लान बनाया था कि वो इस कैंप से भाग जाएंगे। अब ऑर्थर तो कैंप से भाग निकला, लेकिन क्रेन पकड़ा गया और फिर उन लोगों ने उसे बहुत मारा। अब सालों बाद क्रेन इसी बात का बदला ले रहा है। यह सब सुनकर जीना को भी काफी बुरा लगता है और वह ऑर्थर को गले से लगा लेती है। अगले दिन जब ये दोनों बीच पर होते हैं तो क्रेन के प्लान के मुताबिक उसके लोग जीना को किडनैप कर लेते हैं और ऑर्थर को क्रेन के पास लेकर आते हैं। ऑर्थर यह फैसला करता है कि वो क्रेन को देखते ही उसे मार देगा, लेकिन उसका यह प्लान धरा रह जाता है, क्योंकि क्रेन ने बड़ी ही चालाकी से उसे एक ऐसी चेयर पर बिठा दिया जिसके नीचे बॉम्ब लगा था, और अगर ऑर्थर ने इस चेयर से उठने की कोशिश की
तो वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। क्रेन ऑर्थर से कहता है कि अगर तुम जीना को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे बताए 3 लोगों को मार दो। हर मिशन को पूरा करने के बाद तुम जीना से वीडियो कॉल पर बात कर पाओगे। अब ऑर्थर को ना चाहते हुए भी क्रेन की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसने अगर ऐसा नहीं किया तो क्रेन जीना को मारने में जरा भी देरी नहीं करेगा। इसके बाद क्रेन ऑर्थर को एक ट्रैकर और उसके पहले टारगेट की फोटो देता है। ऑर्थर के पहले टारगेट का नाम था क्रिल, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा हत्यारा है और फिलहाल वह मलेशिया के पंजारा जेल में बंद है। ये जेल समुद्र के बीचों बीच बनी है और इसकी दीवारें लगभग 100 फीट ऊंची है। इस खतरनाक जेल से कोई भी कैदी भाग ही नहीं सकता, और अगर किसी कैदी ने इतनी हिम्मत करके पानी में छलांग भी लगा दी तो वह शार्क का खाना बन जाएंगे। इसके बाद ऑर्थर मलेशिया आता है और अपने मिशन की प्लानिंग में लग जाता है। इस दौरान उसे बात पता लगती है कि इस जेल में सिर्फ मोस्ट वांटेड अपराधी को ही रखा जाता है, इसलिए ऑर्थर मलेशिया के सभी मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट निकालता है और उनमें से ही एक अपराधी को सेलेक्ट करके उसके फेस पर बना एक डाइस का टैटू अपने चेहरे पर बना लेता है, ताकि वह उस अपराधी के हुलिये को मैच कर सके। इसके बाद वह मार्केट जाता है ताकि वह मिशन में लगने वाली चीजों को खरीद सके। सबसे पहले वह एक लोकल गुंडे से मिलता है और उसे बॉम्ब बनाने का सामान ले लेता है। इसके बाद वह एक खास क्रीम खरीदता है जिसे लगाने से शार्क उसके नजदीक नहीं आएंगे। इसके बाद ऑर्थर अपने अड्डे पर आता है और यहाँ पर वो एक खास किस्म का बॉम्ब बनाता है जो कि देखने में च्युइंगम लगती है। अगले दिन वह अपना नया हुलिया लिए शहर में घूमने लगता है और पुलिस उसे मोस्ट वांटेड अपराधी समझकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद ऑर्थर को उसी जेल में लाया जाता है जहाँ पर क्रिल पहले से मौजूद है। जेल में आकर ऑर्थर देखता है कि क्रिल के बॉडीगार्ड हमेशा ही उसी के साथ रहते हैं, क्योंकि इस जेल में उस पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। यहाँ पर एक साथी कैदी ऑर्थर को बताता है कि आज क्रिल पर फिर से जानलेवा अटैक होने वाला है, लेकिन इस बार जब क्रिल पर अटैक होता है तो ऑर्थर उसे बचा लेता है। यह देखकर क्रिल काफी खुश होता है और ऑर्थर को अपने साथ डिनर पर बुलाता है। जब ऑर्थर खाने पर पहुंचता है तो देखता है कि क्रिल पूरे कमरे में अकेला है, तो वह मौका पाते ही उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो जेल की दीवार के पास आता है और वहाँ एक छेद में बारूद भरकर उसे जला देता है। फिर वो उस ट्रैकर को निकालता है और अपनी बॉडी पर क्रीम लगाता है जिससे शार्क्स उसे दूर रहे। बारूद के फटने से दीवार टूट जाती है और ऑर्थर वहाँ से कूदकर निकल जाता है। जेल से थोड़ी ही दूर पर क्रेन की टीम मौजूद थी। उन्होंने ऑर्थर के ट्रैकर की मदद से उसे पानी से बाहर निकाल लिया। ऊपर आते ही सबसे पहले वह जीना को कॉल करता है और उसे सही सलामत देखकर उसके जान में जान आती है। यहाँ पे क्रेन ऑर्थर को अगला टारगेट बताता है और उसे बोलता है कि इसे मारने के लिए तुम्हारे पास केवल 36 घंटों का वक्त है। ऑर्थर के अगले टारगेट का नाम था एड्रियन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक 58 फ्लोर वाले बिल्डिंग के टॉप पर रहता था और उसकी बिल्डिंग के सभी शीशे बुलेट प्रूफ थे और उसकी सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ हमेशा गार्ड तैनात रहते थे। लेकिन उसने अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बाहर एक ओपन पूल बनवाया था जहाँ पर वो हर सुबह स्विमिंग करने आता था। अब ऑर्थर इस बात को नोटिस कर लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो एड्रियन को इस पुल के जरिए ही मारेगा। सबसे पहले ऑर्थर एक ब्रोकर से मिलता है और एड्रियन के नीचे वाले फ्लैट का खरीदार बनकर उस फ्लैट को देखने चला जाता है। यहाँ ऑर्थर उस फ्लैट की चाबी की एक फोटो क्लिक कर लेता है ताकि वह उसकी डुप्लीकेट चाबी बना सके। इसके बाद ऑर्थर एक खास किस्म का केमिकल बॉम्ब बनाता है जो कि मोटे से मोटे ग्लास को भी तोड़ सकता है। पूरी प्लानिंग के बाद वो भेस बदलकर बिल्डिंग में एंटर होता है और उस फ्लैट की खिड़की से निकलकर एड्रियन के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगता है। ऑर्थर एक केबल और कुछ गैजेट्स की मदद से पुल तक पहुंच जाता है और उसमें ड्रिल करके अपने बनाए केमिकल बॉम्ब को फिट कर देता है। इसके बाद जब एड्रियन पुल में आता है तो ऑर्थर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिससे एड्रियन 58th फ्लोर से नीचे गिरकर मारा जाता है। ऑर्थर ने अपने दूसरे टारगेट को भी मार दिया और रूल के मुताबिक वो जीना से बात कर सकता है। लेकिन इस बार जब ऑर्थर जीना को कॉल लगाता है तो जीना बड़ी ही चालाकी से उसे उस बोट का नंबर दिखा देती है जिस पर क्रेन के लोगों ने उसे कैद कर रखा है। बोट का नंबर मिलते ही वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है और एक हेलीकॉप्टर को हायर करके वहां पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसे वो बोट नहीं मिलती है, इसलिए वो उस बोट को ढूंढते हुए समुद्र में आगे निकल जाता है और थोड़ी देर बाद उसे वो बोट भी दिख जाती है। वो बोट से थोड़ी दूरी बनाकर जंप लगाता है और चुपके से उस बोट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी ये बहादुरी किसी काम नहीं आती क्योंकि उसे जल्दी ही गुंडे पकड़ लेते हैं और क्रेन के पास ले आते हैं। हालांकि क्रेन ने उसे मारा नहीं बल्कि एक लास्ट वार्निंग दी कि अगर उसने ऐसा फिर किया तो वो जीना के साथ साथ उसे भी मार देगा। अब ऑर्थर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने तीसरे और आखिरी मिशन को पूरा करने निकल गया। ऑर्थर के अगले टारगेट का नाम था मैक्स, जो कि एक वेपन डीलर है। मैक्स बल्गोरिया में रहता है और उसका घर किसी आर्मी बंकर से कम नहीं है। वहां पे जाना तो दूर, कोई आसपास भटक भी नहीं सकता। बिल्डिंग के हर कोने में कैमरास लगे हैं और यहाँ का हर गार्ड आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस है। तब वो नोटिस करता है कि क्रेन ने उससे अपने सभी कंपटीटर को खत्म करवा दिया है। ऑर्थर ने पहले ही क्रिल और एड्रियन को मार दिया था और अगर उसने मैक्स को भी मार दिया तो क्रेन इस दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बन जाएगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी उसने इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा, वरना जीना मारी जाएगी।
अपनी रिसर्च में उसे ये बात पता लगती है कि आजकल मैक्स की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कल एक मेडिकल हेलीकॉप्टर मैक्स के घर पर लैंड होने वाला है और उस हेलीकॉप्टर में डॉक्टर्स की एक टीम होगी जो कि मैक्स के सेहत की जांच करेगी। अगले दिन ऑर्थर उस हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने वाला था और वो चुपचाप हेलीपैड तक पहुंचा और हेलीकॉप्टर के लगेज कंपार्टमेंट में छुप गया। जब डॉक्टर्स की टीम मैक्स के घर पहुंची तो उनके साथ साथ ऑर्थर भी पहुंच गया और बिल्डिंग में एंटर होते ही उसने सभी कैमरास को जाम कर दिया ताकि गार्ड्स को कुछ भी दिखाई न दे। कैमरे के बंद होते ही मैक्स को एक सेफ रूम में लाया गया ताकि उस हमले से बचाया जा सके, लेकिन ऑर्थर तो पहले ही उस सेफ रूम में मौजूद था। दरअसल वो बिल्डिंग से बने एसी वेंट्स की मदद से उस कमरे तक पहुंच गया था। यहाँ मैक्स को लगा कि अब ऑर्थर उसे मार देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उसे क्रेन का पूरा प्लान बताया और वह कैसे सभी को मारकर दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बनना चाहता है। ऑर्थर ने मैक्स को कहा कि अगर हम दोनों मिलकर ही क्रेन को मार दे तो तुम दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बन जाओगे। अब मैक्स को डील पसंद आ गई और इन दोनों ने एक प्लान बनाया और फिर इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। ये दोनों मैक्स की मौत का झूठा नाटक करेंगे और जब क्रेन के लोग मैक्स की लाश को देखने आएंगे उस वक्त क्रेन यार्ड पर अकेला होगा और उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्लान के मुताबिक ऑर्थर एक धमाका करता है और फिर वो मैक्स को पानी के रास्ते बीच तक ले आता है। इसके बाद वो क्रेन को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि मैक्स की लाश उस सबमरीन में पड़ी है। यह सुनकर क्रेन अपने लोगों को मैक्स की लाश को ढूंढने भेज देता है। इधर दूसरी तरफ ऑर्थर ने उसके स्वागत का पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने हर दरवाजे पर बॉम्ब और ऑटोमेटिक गन्स लगा रखी थी। जैसे ही क्रेन के लोग यहाँ पहुँचते हैं ऑर्थर उन सभी पर पागलों की तरह गोलियां बरसाने लगता है। इधर क्रेन भी अपना कैमरे की मदद से सब देख लेता है और वो समझ जाता है कि ऑर्थर ने उसे धोखा दिया है और ऑर्थर भी उस बोट की तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचकर क्रेन के बचे कुछ लोगों को भी मार देता है। क्रेन ये सब देखकर काफी घबरा जाता है, इसलिए वो जीना को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वो बोट में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी क्रेन यहाँ से भाग पाता उससे पहले ही ऑर्थर उस पर अटैक कर देता है। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई में ऑर्थर क्रेन पर भारी पड़ता है और क्रेन को एक जंजीर से बांध देता है और फौरन जीना के पास पहुंचता है। ऑर्थर जीना को एक छोटे सबमरीन में बिठाकर उसे बोट से अलग कर देता है, लेकिन अभी वो खुद बोट से निकल पाता इससे पहले ही वो ब्लास्ट हो जाता है और इस हादसे में जीना की जान तो बच गई पर ऑर्थर का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैक्स के लोगों ने बोट का मलबा बाहर निकाला और तब उन्हें ना तो ऑर्थर मिला और ना ही उसकी लाश। इस हादसे के कुछ महीने बाद हम फिर से जीना को देखते हैं जो कि कंबोडिया में अपने अनाथ आश्रम में होती है। तभी उनके सामने ऑर्थर आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि उस हादसे में ऑर्थर की मौत नहीं हुई थी, दरअसल वो बोट के स्टील चैम्बर में छुप गया था जो कि लोगों को ऐसे धमाकों से बचाने के काम आता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। और दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने जॉन विक की एक सीरीज को एक्सप्लेन किया है जहां पे कुछ माफिया गैंग के लोग उसके कुत्ते को मार देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह भी अपने टाइम का एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है। इसका वीडियो आपको ऊपर आई लिंक पे मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।